गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान सेकंड सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर मृदा एवं फसलें। आज हम अध्ययन करेंगे मृदा एवं फसलों के बारे में। सबसे पहले हम आज बात करते हैं फसल की कि फसल क्या होती है। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि खेत में एक साथ एक ही जात के उगाए गए पौधों के समूह को जो है फसल कहते हैं। ये डिफिनेशन आप लोग लिख भी सकते हैं कि खेत में एक साथ एक ही जात के उगाए गए पौधों के समूह को फसल कहते हैं। अब बात आती है फसल के प्रकार कि फसल कितने प्रकार की होती है। तो फसल के प्रकार में ऋतुओं के आधार पर फसल को हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसलें। खरीफ की जो फसलें हैं वो जून से जुलाई में बोई जाती हैं और खरीफ की जो फसलें हैं इसमें मुख्यतः बोई जाने वाली फसलें जो हैं वो है मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, लोबिया, सोयाबीन, धान एवं कपास। ये जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। धान, ज्वार, बाजरा आदि किसकी है? खरीफ की फसल। इसके बाद आता है रबी की फसलें। रबी की फसलें जो हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और इसमें मुख्यतः गेहूं, चना, जौ, मटर आदि इन पौधों को या इन बीजों को बोया जाता है। ये रबी की फसलें हैं। धान खरीफ की और रबी की गेहूं। अब बात करते हैं हम तीसरा जो कि जायद की फसलें हैं। जायद की फसलें जो होता है वो मुख्यतः गर्मियों में बोए जाने वाले बीज होते हैं। इन फसलों में मुख्यतः तरबूज, ककड़ी, लौकी, आदि ये होती हैं आपकी जायद की फसलें। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि फसल क्या होता है, फसल के प्रकार क्या होते हैं। तो खरीफ, रबी और जायद होती हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं जून से जुलाई के मध्य बोई जाती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और जायद की फसलें जो होती हैं गर्मियों में बोई जाती हैं। अब बात करते हैं कि फसल चक्र क्या होता है, क्रॉप्स रोटेशन। यानी कि फसल चक्र। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि की उर्वरक शक्ति को हम मेंटेन कर सकते हैं या कह सकते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को हम बनाए रख सकते हैं। इसका मुख्य फसल चक्र का अर्थ भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो पाए और उपज भी अच्छी बनी रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो फसल चक्र है इसके तहत या इसके अंतर्गत जो भी बीजों का हम चुनाव करते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं जिससे हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो खराब ना हो और उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहे। तो अभी आपने पढ़ा फसल चक्र।
फसल चक्र मतलब कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का होना आवश्यक है। अब आता है अगला पॉइंट, फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत से मतलब यहाँ पे है कि हमें जो भी बुआई करनी है, फसलों का चुनाव पहले से निर्धारित होना चाहिए कि हमें कौन सी फसल कब बोनी है। जैसे जो जड़ें मिट्टी के ज्यादा गहराई में जाती हैं, उन जड़ों, उन पौधों को बोने के बाद या उन फसल को बोने के बाद कुछ ऐसी फसलों का हम चुनाव करें जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी ना हो। ये फसल चक्र के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो फसल चक्र के सिद्धांत के अंतर्गत हम बहुत से पॉइंट्स का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पहला ही पॉइंट आपका था कि गहरी जड़ों वाले फसलों को पहले बोया जाए, उसके बाद में कम गहरी फसलों को उसके बाद बोया जाए। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है अधिक खाद वाली फसलों के बाद हम कम खाद वाली फसलों को बोना चाहिए। जैसे आलू के बाद मक्का। आलू में देखिए खाद पानी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद मक्का बोया जाता है, मक्के में उतनी खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलों को लगाना। जैसे धान के बाद मूंग हो गया, उड़द हो गया, इन सबको बोने से आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है जो कि आपके फसल चक्र के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट, इसमें आता है अनाज अधिक सिंचाई वाले फसलों के बाद कम सिंचाई वाले फसलों की बुआई करनी चाहिए। अगला जो है आपका पॉइंट है कीट पतंगों का प्रकोप रोकना। जो भी आपकी फसलें बोई जाती हैं उन फसलों में कीट पतंगों का रख रखाव और उनके रोग के लिए दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भूमि को कुछ मौसम के लिए खाली भी छोड़ देना चाहिए। देखिए कुछ अगर खेतों को कुछ दिन के लिए अगर छोड़ दिया जाए, महीने 2 महीने के लिए, तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है कुछ मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका समान कीट एवं रोग लगने वाली फसलों को एक के बाद नहीं लगाना चाहिए। कुछ ऐसे पौधे होते हैं या फसल होती हैं जिनमें अक्सर बहुत सारे कीटों का आक्रमण होता है, जिसको हमें एक चक्र के बाद उसको रोक देना चाहिए, कंटिन्यू उसको नहीं रोपाई करनी चाहिए। ये था आज आपको हमने पढ़ाया कि फसल, मृदा और फसल का दूसरा चैप्टर था आपका, और उसमें फसलों के बारे में आपने पढ़ा, फसलों के प्रकार के बारे में पढ़ा, फसलें कब बोई जाएं और कौन सी फसल कब बोई जाती है, और खरीफ की फसलों में कौन से बीज आते हैं, और रबी की फसल में कौन से बीज आते हैं, और जायद में कौन सी बुआई की जाती है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र, और फसल चक्र का महत्व आपने पढ़ा कि फसल चक्र का महत्व क्या होना चाहिए। अगर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में बनाए रखना है तो उसके लिए फसल चक्र का निर्धारण करना अति आवश्यक है। और ये फसल चक्र जो है वो कई बार आपके पेपर में आ भी चुका है और कई बार पूछा भी गया है कि फसल चक्र के मतलब लाभ क्या है। फसल चक्र के लाभ आप जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को आप मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए जो है फसल चक्र का होना अति आवश्यक है। और इसके बाद आपने पढ़ा फसल चक्र के सिद्धांत। तो फसल चक्र के कुछ सिद्धांत हैं जिसको हमने बताया आपको कि अधिक गहराई वाली जो जड़ वाली फसल होती है, उसके बाद कम गहराई वाली जड़ों वाली फसलों को हम बोते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो बनी रहती है। और अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का बोना, जैसे मैंने बताया कि आलू के बाद मक्के की बुआई करना। इस तरह हम अभी आज पढ़ा कि फसलों का चक्रण और फसल क्या होती है और फसल के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और हम नेक्स्ट अगली क्लास लेते हैं। थैंक यू।